नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन टीवी में। आप देख रहे हैं देश डायरी और मैं हूं साबिता ठाकुर। यहां पर हम आपको किसान, खेतीबाड़ी, सामाजिक व्यवस्था में हो रहे बदलाव और लोगों की सेहत से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू करवाते हैं। साथ ही बताते हैं देश भर में हो रही कुछ खास हलचलों के बारे में। तो आइए एक नजर डालते हैं हमारी देश डायरी के कुछ खास पन्नों पर। आज हम बात करेंगे जीएम फसलों पर हुए सम्मेलन के बारे में। जानेंगे ग्रीष्मकालीन के फसलों की बुआई का आंकड़ा। बताएंगे कि कहां फायर प्रूफ और भूकंप रोधी कॉलोनियां बन रही हैं। समझेंगे कि कैसे बटाईदार किसान भी तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही बात करेंगे मनरेगा में हुए बड़े बदलाव के बारे में। ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई का आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले इस साल 2.58 लाख हेक्टेयर पिछड़ा हुआ है। पिछले ग्रीष्मकाल में जहां चावल की बुआई 8.09 लाख हेक्टेयर थी, वहीं इस साल चावल का बुआई रकबा लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर तक पिछड़ा हुआ है। सभी राज्यों से प्राप्त प्राथमिक रिपोर्टों के अनुसार 5 फरवरी 2016 तक कुल 7.16 लाख हेक्टेयर रकबे में ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई हो चुकी है। ग्रीष्मकालीन चावल की 5.91 लाख हेक्टेयर में और तिलहन की 1.25 लाख हेक्टेयर में, जबकि ग्रीष्मकालीन दालों की कोई बुआई नहीं हुई है। साल 2014-15 में ग्रीष्मकालीन कुल फसलों की बुआई का रकबा 9.74 लाख हेक्टेयर था। जीएम फसलों की खेती अब देश में जल्द ही जोर पकड़ने वाली है। इस समय देश में सिर्फ गैर खाद्य फसल बीटी कपास की खेती पर छूट है। इससे कपास उत्पादकता में भारी वृद्धि भी देखी जा रही है, जिसके चलते भारत कपास आयातक से निर्यातक देश बन गया है। इसी तर्ज पर तिलहन और दलहन की भारी कमी को पूरा करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के रास्ते को बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी और आसान कर सकती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की संभावनाओं को देखते हुए भारत में जीएम फसलों की राह खुलने के संकेत मिलने लगे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने एक समारोह में हिस्सा लेते हुए कहा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग फसलों की उपज बढ़ाने में मददगार साबित होगी। हालांकि इस समारोह में जीएम सरसों की खेती के लिए मंजूरी पर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका है। कृषि मंत्रालय ने मंत्रिमंडल को कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 18.5% तक बढ़ाकर 3200 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने का प्रस्ताव दिया है। इसका मकसद उत्पादन को बढ़ाना है। वहीं साल 2015-16 के लिए जूट का समर्थन मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। कृषि मंत्रालय ने साल 2016-17 के लिए जूट के एमएसपी में 18.5% वृद्धि का प्रस्ताव किया है। ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है। सीएसीपी एक संवैधानिक निकाय है जो सरकार को प्रमुख फसलों के समर्थन मूल्य के बारे में सलाह देता है। हालांकि अंतर मंत्रालय समिति में कपड़ा मंत्रालय ने जूट के एमएसपी को 3650 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की मांग की है। हाल के वर्षों में कच्चे जूट की खेती के घटते रकबे को देखते हुए कृषि मंत्रालय ने समर्थन मूल्य में वृद्धि का प्रस्ताव किया है। जूट का रकबा साल 2015-16 में घटकर 7.5 लाख हेक्टेयर हो गया, जबकि पिछले साल 8 लाख हेक्टेयर से ज्यादा था। जूट से पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा और पूर्वी बिहार में करीब 40 लाख किसानों को आजीविका उपलब्ध होती है। साथ ही जूट मिलों के लिए कच्चा माल है, जहां 3.75 लाख कर्मचारी रोजगार पाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के 30 साल पूरे होने पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने जीएम फसलों पर चर्चा की। जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी की स्थापना 1986 में हुई थी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने ट्रांसजेनिक पादपों, रिकॉम्बिनेशन टीकों के लिए दिशा निर्देश बनाकर जैव तकनीक अनुसंधान से संबंधित नए पक्षों और प्रमुख पीपी कार्यक्रमों का संचालन करके जैव तकनीक से संबंधित उद्योगों को सहायता देने का कार्य भी शुरू किया है।
जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने 30 वर्ष पूरे करने पर एक वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस शिखर सम्मेलन में मुख्यतः मेक इन इंडिया, जैव उद्यम को प्रोत्साहन, कौशल भारत, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के लिए जैव तकनीकी अवसर एवं कार्य, जैव प्रौद्योगिकी सहयोग, समावेशित विकास, जैव प्रौद्योगिकी नवाचार, जैव प्रौद्योगिकी और सोसाइटी पर ध्यान दिया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नई दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 54वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। समारोह की अध्यक्षता कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया। इस अवसर पर ICAR के महानिदेशक डॉक्टर अय्यप्पन समेत संस्थान के पदाधिकारी और भारी संख्या में छात्र छात्राएं, किसान और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग भी मौजूद थे। भारत की कृषि शिक्षा वैश्विक मानकों के समान होनी चाहिए। इस बात पर विशेष जोर देते हुए दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि भारत के पास विश्व के भूमि संसाधन का केवल 3% और जल संसाधनों का 5% है। बावजूद इसके भारतीय कृषि व्यवस्था दुनिया की आबादी के 18% की सहायता करती है। खाने के लिए आयातित अनाज पर निर्भर रहने वाले देश से खाद्यान्न निर्यातक देश के रूप में उपलब्धि IARI जैसे प्रमुख संस्थानों में वैज्ञानिक विकासों से संभव हो पाया है। इस संस्थान ने हरित क्रांति का उद्भव करने और हमारे देश में जीवंत कृषि क्षेत्र का निर्माण करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट सत्र 2016-17 की बैठक में केंद्र और राज्यों को साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे टीम इंडिया का जिक्र करते हुए कहा कि राज्यों के आगे बढ़ने पर ही देश का विकास होगा। सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ आम बजट 2016-17 में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कृषि और ढांचागत क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए सभी राज्यों से आग्रह करते हुए कहा कि टीम इंडिया के प्रयासों से ही विकास दर तेज होगी। अर्थव्यवस्था को उच्च वृद्धि के स्तर पर पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बीते दिनों में जो सुधार किए हैं, उनका असर आगामी दिनों में देखने को मिलेगा। केंद्र की ओर से बजट पर चर्चा के लिए बुलाई गई ये बैठक 29 फरवरी को केंद्रीय आम बजट पेश करेगी। वहीं सभी राज्य भी अपने यहाँ बजट बनाने की तैयारियों में जुटे हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किसानों और आम जनता के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ खास पहल के बारे में। जम्मू कश्मीर और नक्सल प्रभावित राज्यों को 17 भारतीय रिजर्व बटालियनों की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। इससे इन इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो सकेगी। जम्मू कश्मीर और नक्सल प्रभावित राज्यों में ऑपरेशन की जिम्मेदारी इन्हीं बटालियनों की होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। हिमाचल प्रदेश के युवा बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में 100 दिन काम कर चुके 18 से 35 साल के बेरोजगार युवा अब मुफ्त में कौशल विकास की ट्रेनिंग करके मनचाही नौकरी पा सकेंगे। अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में 100 दिन काम कर चुके 18 से 35 साल के बेरोजगार युवा मुफ्त में ट्रेनिंग कर मनचाही नौकरी पा सकेंगे। इन्हें केंद्र सरकार बागवानी, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटी पार्लर, प्लम्बर, पेंटर, पेंटिंग, फैशन डिजाइनिंग, मीडिया रिटेल समेत 40 ट्रेडों में ट्रेनिंग दिलाएगी। स्किल डेवलपमेंट के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार इन्हें नौकरी के अवसर मुहैया कराएगी। इसके तहत केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार से ऐसे सभी युवाओं की लिस्ट भी मांगी है। बटाईदार किसान भी कृषि क्षेत्र से जुड़े तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ जल्द ही उठा सकते हैं। बटाईदार किसानों को फायदा दिलाने के लिए सरकार कानून बनाने वाली है, जिससे इन किसानों को भी सामान्य किसानों के जैसा ही हक मिल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हालत रिफॉर्म और ग्राउंड लेवल डिलीवरी के जरिए सुधारना चाहते हैं। इससे बटाईदार किसानों को सामान्य किसानों का दर्जा मिल जाएगा। बटाईदार किसान बैंक और दूसरी सरकारी एजेंसियों से सस्ता लोन, फसल बीमा जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अंदर एक अलग फंड बनाया जा सकता है।
इरिगेशन फैसिलिटी के लिए इस फंड से लोन दिया जाएगा। फिलहाल देश में बटाईदार किसानों की संख्या लगभग 25% के करीब है। जो किसान दूसरों की जमीन पर तय पैसों या फसल के हिस्से के बदले खेती करते हैं, उन्हें बटाईदार किसान कहा जाता है। देश के कुछ राज्यों में बटाई पर खेती करने की मनाही है, लेकिन इसके बावजूद इसका ट्रेंड बढ़ रहा है। आतंकवाद और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 17 भारतीय रिजर्व बटालियंस की स्थापना को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से जहां राज्य में शांति बनी रहेगी, वहीं राज्य के युवा को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। आतंकवाद और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अमन कायम करने के प्रयास के तहत केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर और नक्सल प्रभावित राज्यों को 17 भारतीय रिजर्व बटालियनों की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। इससे इन इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो सकेगी। जम्मू कश्मीर और नक्सल प्रभावित राज्यों में ऑपरेशन की जिम्मेदारी इन्हीं बटालियनों की होगी। कैबिनेट के फैसले के अनुसार 17 नए IRB में से जम्मू कश्मीर में 5 बटालियन, छत्तीसगढ़ में 4, झारखंड और ओडिशा में 3-3 और महाराष्ट्र में 2 बटालियनों का गठन किया जाएगा। हर बटालियन में 1000 जवान होते हैं। इस लिहाज से 17,000 नए जवानों की भर्ती होगी। पर्यावरणीय अदालतों के मामलों से संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में देश भर से मंत्रालय के पैनल में शामिल वकीलों सहित उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, NGT और CAT के वकीलों ने भी हिस्सा लिया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अदालत से संबंधित मामलों को निपटाने पर चर्चा की गई। कार्यशाला में देश भर से मंत्रालय के पैनल में शामिल वकीलों सहित उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, NGT और CAT के वकीलों ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा करना सभी भागों की संयुक्त जिम्मेदारी है। उन्होंने वकीलों और मंत्रालय के अधिकारियों के बीच अधिक से अधिक समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने वकीलों और अधिकारियों से जुनून व दक्षता के साथ मामलों को संभालने का आह्वान किया। प्राकृतिक आपदाओं में लोगों का बचाव करने के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स अब विशेष वर्ग के कुत्तों की मदद लेने वाला है, जिसके लिए सेंट्रल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स पहली बार 162 कुत्तों का एक विशेष दस्ता प्रशिक्षित कर रहे हैं। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में मलबे में दबे लोगों की तलाश में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स अब कुत्तों की भी मदद लेगा। इसके लिए सेंट्रल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स पहली बार 162 कुत्तों का एक विशेष दस्ता प्रशिक्षित कर रहा है, जो बचाव अभियान में जवानों की मदद करेंगे। NDRF ने इस कार्य को मिशन मोड में शुरू कर दिया है। ये बल उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और चेन्नई में बाढ़ के अलावा नेपाल में आए भूकंप के बाद राहत और बचाव अभियानों में अग्रणी भूमिका निभा चुका है। हिमाचल सरकार आधुनिक तकनीकों से बनने वाली फायर प्रूफ और भूकंप रोधी प्री फैब्रिकेटेड कॉलोनियां बनाने जा रही है, जिनमें शहरी गरीबों को बसाया जाएगा। पहले चरण में धर्मशाला और सोलन में ये कॉलोनियां बनाई जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में आधुनिक तकनीक के जरिए फायर प्रूफ और भूकंप रोधी प्री फैब्रिकेटेड कॉलोनियां बनाई जाएंगी। इन कॉलोनियों में शहरी गरीबों को बसाया जाएगा। पहले चरण में इन कॉलोनियों को प्रदेश की धर्मशाला और सोलन क्षेत्र में बनाया जाएगा। धर्मशाला में ये कॉलोनी 32,000 जबकि सोलन में 3,777 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में तैयार होगी। सरकार ने इसका काम अवार्ड कर कंपनी को 18 फरवरी से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। 6 माह के भीतर कंपनी को भवन बनाने और अन्य सभी जरूरी सुविधाएं देनी होंगी। दोनों कॉलोनियां बनाने पर 33.5 करोड़ की राशि खर्च होगी। इन कॉलोनियों में 24 घंटे पानी, सड़क की सुविधा, रेन हार्वेस्टिंग टैंक, सीवरेज, पार्क, खेलने के लिए मैदान बनाया जाएगा।
देश डायरी में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में हो रहे कुछ खास बदलावों के बारे में। गुजरात में देश का पहला विमानन पार्क बनेगा। इसमें रनवे, एयर ट्रिप प्रशिक्षण विद्यालय, हेलीपैड और छोटी विनिर्माण इकाइयां स्थापित होंगी। गुजरात सरकार ने ये फैसला राज्य में विमानन क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से लिया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। जेईई यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम देने का स्वरूप अगले एकेडमिक ईयर से बदल सकता है। जेईई मेंस की जगह एनएटी यानी नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट लागू हो सकता है, जिसके बाद एनएटी क्लियर करके ही छात्र जेईई के फाइनल एग्जाम में सिलेक्ट हो सकेंगे। अगले एकेडमिक ईयर में आईआईटी, एनआईटी और दूसरे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए जेईई एग्जाम का सिस्टम बदल सकता है। इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाने के इच्छुक कैंडिडेट्स को जेईई मेंस की जगह नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ सकता है। जो स्टूडेंट्स एनएटी पास कर लेंगे वही सीधे जेईई एडवांस दे सकेंगे। अभी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम 2 हिस्सों में होता है, पहला जेईई मेंस और दूसरा जेईई एडवांस। लेकिन अब जेईई मेंस की जगह एनएटी ले सकता है। इस संबंध में 20 फरवरी को हैदराबाद में आईआईटी के डायरेक्टर्स और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच एक हाई लेवल मीटिंग होगी। इसमें इस पर फैसला लिए जाने की उम्मीद है। जीका वायरस का कहर लैटिन अमेरिका में बढ़ता जा रहा है। जीका वायरस से बचाव के लिए भारत में दुनिया की पहली जीका वायरस वैक्सीन बना लिया गया है। इस वैक्सीन को हैदराबाद की भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड लैब के वैज्ञानिकों ने बनाया है। भारत में दुनिया की पहली जीका वायरस वैक्सीन बनाने का दावा किया गया है। हैदराबाद की भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड लैब के वैज्ञानिकों के मुताबिक उन्होंने जीका वायरस से लड़ने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन विकसित कर ली है। हैदराबाद लैब के साइंटिस्टों ने जीका वायरस के इलाज के लिए 2 वैक्सीन बनाई हैं। इन जीका वैक्सीन का पेटेंट भी करवा लिया है। लैब के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्ण एल्ला ने कहा कि उन्होंने 9 महीने पहले ही इसका पेटेंट करवा लिया था। इस टीके के ह्यूमन ट्रायल और एनिमल ट्रायल में अभी समय लगेगा। गुजरात में देश का पहला एविएशन पार्क बनने जा रहा है। इस पार्क की स्थापना से जहां युवाओं और छात्रों की रुचि विमान क्षेत्र में बढ़ेगी, वहीं रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। गुजरात में देश का पहला विमानन पार्क बनेगा। इसमें रनवे, एयर ट्रिप प्रशिक्षण विद्यालय, हेलीपैड और छोटी विनिर्माण इकाइयां स्थापित होंगी। गुजरात सरकार ने ये फैसला राज्य में विमानन क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से लिया है। सरकार के स्वामित्व वाली गुजरात स्टेट एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड गुजसेल के मुताबिक इस एकीकृत पार्क का उद्देश्य छात्रों, पेशेवरों, नीति निर्माताओं और कारोबारी संस्थाओं के बीच ये जागरूकता फैलाना है कि विमानन क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। गुजसेल ने पार्क के लिए बागडोरा के पास 60 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की है। ये पार्क विमानन क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण, विनिर्माण और पुनर्निर्माण एक ही स्थान पर उपलब्ध सभी सुविधाओं वाले केंद्र के तौर पर कार्य करेगा। रेलवे आरक्षण काउंटर से कागज का टिकट लेने पर अब यात्रियों को 40 रुपए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। रेलवे कागज की खपत को घटाने के लिए ये कदम उठाने जा रही है। यात्रियों को एसएमएस पर टिकट उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी तैयारियां भी पूरी की जा रही हैं। रेलवे ने आरक्षण टिकटों को लगभग पेपरलेस करने की योजना बनाई है। रेलवे से पहले कई केंद्रीय मंत्रालय ये पहल कर चुके हैं। यात्रियों को एसएमएस पर टिकट उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी तैयारियां भी पूरी की जा रही हैं। यात्री जब काउंटर पर टिकट बुक कराएंगे तो टिकट की बुकिंग होते ही उनके पास फॉर्म में भरे नंबर पर एसएमएस आ जाएगा। इस एसएमएस को टिकट के तौर पर दिखाकर यात्रा भी की जा सकती है। लेकिन अगर यात्री कागज वाला टिकट चाहते हैं तो बुकिंग के दौरान उन्हें इसकी जानकारी देनी होगी। कागज पर टिकट लेने पर 40 रुपए तक का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। कैंसर, एचआईवी और हृदय घात जैसी बीमारियों के लिए जीवन रक्षक दवाएं अब महंगी हो गई हैं। नोटिफिकेशन जारी कर सरकार ने इन दवाओं की कस्टम ड्यूटी पर लागू छूट को वापस लेने की जानकारी दी है।
इस फैसले के बाद इन दवाओं पर 5 से 35% तक की ड्यूटी चार्ज में इजाफा हो जाएगा। शिफापिराजोन, कार्बिडोबा और केटामाइन जैसे बल्क ड्रग्स पार्किंसन रोग, हृदयघात और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए जीवन रक्षक दवाओं के उत्पादन में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इन पर 5% की बजाय कस्टम ड्यूटी 10% हो जाएगी। वहीं एंटी रेबीज, इम्यूनोग्लोबिन और प्रोकार्बाजीन जैसी दवाओं पर 35% तक की ड्यूटी लगा दी गई है। मेक इन इंडिया के तहत भारत में बल्क ड्रग्स उत्पादन को बढ़ावा देने और इनके आयात को न्यूनतम स्तर पर लाने के मकसद से सरकार ने ये कदम उठाया है। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक सामाजिक विकास, खेती बाड़ी और कृषि से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131, सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012049800000, साथ ही 0011।